हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं एविडेंस एक्ट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, पार्ट सेकंड बताता ऑन प्रूफ के बारे में। और इसमें दे रखे हैं सेक्शन 56 से 100 तक। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट वन बाय वन सेक्शन करते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन दे रखा है 56 कहता है, इसका चैप्टर है चैप्टर थर्ड बताता है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। मतलब कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय उन्हें वैसे ही साबित मान लेगा, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से तथ्य हैं ये इस चैप्टर में बता रखा है। तो हम आ जाते हैं सेक्शन 56 बताता है न्यायिक रूप से अवेज्य तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। तो ये कह रहा है फैक्ट जुडिशरी नोटिसेबल नीड टू बी प्रूव्ड। तो ये बताता है हमारा 56 कहता है वे तथ्य, तो कहता है जिन तथ्यों की न्यायालय न्याय की अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। तो ये कहता है ऐसे तथ्य जिनका न्यायालय को ज्ञान हो उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये बताता है हमारा सेक्शन 56। और कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताता है सेक्शन 57। तो 57 में 13 पॉइंट दे रखे हैं कि ये वाले जो तथ्य हैं उन्हें साबित करने की न्यायालय में आवश्यकता नहीं होती है। तो ये देखते हैं 57 कहता है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी, मतलब न्यायालय इन्हें प्रूव मानेगा। कहता है न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों को न्यायिक अपेक्षा करेगा। कौन कौन से ही करेगा, तो पहला बता रहा भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबल समस्त विधियों की, मतलब जो भारत में विधियाँ चल रही हैं उनकी क्या करेगा, उन्हें साबित मानेगा। भारतीय सेनाओं के नियम वगैरह हैं उन्हें भी, जैसे यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट द्वारा पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट तथा समस्त स्थानीय पर्सनल एक्ट यूनाइटेड किंगडम उनकी न्याय की अपेक्षा न्यायालय करेगा। ठीक है। फिर थर्ड बता रहा है कि भारतीय सेनाओं के नियम है उनकी भी न्यायालय प्रूफ मानेगा। फिर बताता है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट भारत की संविधान सभा की संसद की तथा किसी प्रांतीय राज्य में प्रबद्ध विधियों के अधीन स्थापित विधानमंडलों की कार्रवाई में, तो वो भी क्या शामिल मानेगा। फिर कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के 10वें प्रभु राज्यारोहण या राज हस्ताक्षर। फिर बता रहा है वे सब मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय अपेक्षा करेगा। भारत में किस न्यायालय की ओर केंद्रीय सरकार क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं नवाधिकरण और समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालय की नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं, तो इनकी क्या करेगा, न्यायालय नोटिसेबल मानेगा। फिर बताता है किसी राज्य में किसी लोकपद पर तस्में आरूढ़ शक्तियों के कोई पदारोह नाम उपाधियां कृत्य और हस्ताक्षर इन नियुक्तियां आज को क्या मानेगा, नोटिसेबल मानेगा। फिर बताता है इन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य प्रभु की आश्रित उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। फिर कह रहा है समय के प्रभाव पृथ्वी भौगोलिक प्रभाव तथा शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा लोक उत्सव उपवास और अवकाश। फिर बता रहा है भारत सरकार के अधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। फिर कहता है भारत सरकार और अन्य किसी राज्य व्यक्ति के निकाय बीच के संघर्ष या प्रारंभ चालू रहना। फिर बताता है न्यायालय के सदस्यों के ऑफिसर तथा उनकी पदावधियां अधीनस्थ ऑफिसर सहायकों को और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसर के भी तथा सब अधिवक्ता अटर्नी वकील प्लीडर उनके समक्ष उपस्थित होने के कार्य करने के लिए किसी भी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के नाम। फिर बता रहा है भूमि या समुद्री मार्ग, तो इन्हें क्या किया गया है, प्रूव्ड माना गया है, न्यायालय इन्हें प्रूव्ड मानेगा। तो सेक्शन 57 कहता है भारत की समस्त विधियाँ, भारत सेनाओं के नियम, भारत की मुद्राएं, राज्य क्षेत्र, भूमि या समुद्री मार्ग, लोकपद, न्यायालय से संबंधित सभी नियम आज क्या मानेगा, न्यायालय प्रूफ मानेगा, इन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये बताता है हमारा 57। अब आ जाते हम 58 कहता है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो 58 कहता है अगर कोई दोनों पार्टियां हैं, कोई तथ्य उन्हें स्वीकार कर लेती हैं, फिर उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये सिविल केस पे लागू होता है ये वाला।
फैक्ट। तो कह रहा है जिन तथ्यों की कार्रवाई के पक्षकार ने स्वीकार कर लिया है उन्हें साबित नहीं किया जाए। कोई फैक्ट हैं जो दोनों पार्टियों ने स्वीकार कर लिए हैं तो फिर उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताता है हमारा 58। पर ये सिविल केसों में लागू होता है ये वाला फैक्ट। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 बताता है मौखिक साक्ष्य के विषय में। तो ये ओरल एविडेंस के बारे में बताता है। अब इसे हम देखते हैं। अब ये कहता है इसमें 2 ही सेक्शन है। तो पहला बताता है 59 कहता है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। तो 59 कहता है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक के सिवा सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। कौन कौन से नहीं किया जा सकता? कह रहा है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवा और सारी चीज़ों को ओरल एविडेंस द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, ये बताता है हमारा 59। अब आ जाते हैं हमारा आगे। तो ये कहता है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है जो मौखिक साक्ष्य है वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो कहता है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। यदि देखा जाने वाला तथ्य हो तो वह व्यक्ति जिसने उसे देखा हो वही बताएगा। यदि सुने जाने वाला तथ्य हो तो जिसने उसे सुना हो वो बताएगा। और सुना सुनाया साक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि राय पर आधारित तथ्य है तो विशेषज्ञ की राय होनी चाहिए। तो ये बताता है हमारा मौखिक साक्ष्य के बारे में। तो मौखिक साक्ष्य के बारे में क्या बता रहा है कि जो मौखिक साक्ष्य है वो डायरेक्ट होना चाहिए। यदि किसी ने देखा अगर देखा जाने वाला तथ्य हो तो उसे उस व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसने उसे देखा हो। और सुना जाने वाला तथ्य हो तो उस व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसने उसे सुना हो। और कोई सुना सुनाया साक्ष्य है वो मान्य नहीं है। पर अगर विशेषज्ञ की राय है तो फिर उसकी राय मान्य होगी। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 5। चैप्टर 5 बताता है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। ये हम आ जाते हैं चैप्टर हमारा 5 आ जाता है। और चैप्टर 5 बताता है दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताता है हमारा चैप्टर 5। तो इसमें हम पहला सेक्शन देखते हैं। इसमें सेक्शन दे रखे हैं 61 से 90A तक। और इसमें हम पहला सेक्शन देखते हैं दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत। तो ये कह रहा है जो डॉक्यूमेंट है उनकी अंतर्वस्तु का सबूत कैसे दिया जाएगा। तो ये कह रहा है या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। फिर बताता है ये प्राथमिक साक्ष्य कौन से है। ये 62 बताता है। तो ये कहता है प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं। तो ये कौन कौन से साक्ष्य हैं जो प्राथमिक साक्ष्य हैं। तो ये बताता है 62 और 62 कहता है प्राथमिक साक्ष्य मूल दस्तावेज होती हैं। यदि ये जो भी मूल दस्तावेज होंगी वो प्राथमिक साक्ष्य बताई जाएंगी। मतलब प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं। अब आ जाते हैं हम 63 में। 63 बताता है द्वितीय साक्ष्य। द्वितीय साक्ष्य क्या है। तो ये कह रहा है मूल से बनाई गई प्रतियां या प्रमाणित प्रतियां। तो ये क्या है, ये द्वितीय साक्ष्य है। कौन कौन सी द्वितीय साक्ष्य हैं। तो ये बताएगा कि प्रमाणित प्रतियां हैं वो द्वितीय साक्ष्य है। मूल से बनाई गई प्रतियां वो कोई कॉपी वगैरह है कोई डॉक्यूमेंट की, वो क्या है, द्वितीय साक्ष्य है। मूल से तुलना की गई प्रतियां वो भी क्या है, द्वितीय साक्ष्य है। दस्तावेजों के प्रलेख जिन्हें पक्षकारों ने निष्पादित नहीं किया है तो वो क्या है, द्वितीय साक्ष्य है। किसी व्यक्ति के मौखिक वृत्तांत जिसने मूल दस्तावेज देखा हो और ये तो ये क्या है, ये द्वितीय साक्ष्य है। अब आते हैं हम 64 कह रहा है दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए। तो ये कह रहा है जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा ही प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा ही साबित किए जाएंगे। ये हमारा कहता है 64। अब आ जाते हैं हम 65 कहता है कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें हम क्या द्वितीय साक्ष्य भी दे सकते हैं। तो ये बताता है हमारा 65। तो 65 कहता है अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो कौन कौन सी फैक्ट हैं जिनमें हम द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। तो ये कह रहा है किसी दस्तावेज के आश्रित दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकता है। तो पहला बता रहा है जब यह दर्शित कर दिया जाए कि प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो शक्तिहीन है, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना
जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। तो हम यहाँ मूल दस्तावेज की जगह द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, तो फर्स्ट ये कह रहा है यदि मूल विपक्षी पक्षकार के कब्जे में हो तथा उसे धारा 66 के अंतर्गत सूचना देने के बाद भी वह पेश नहीं किया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। ठीक है, ये पहला फैक्ट बताता है। फिर इसमें बी बताता है मूल दस्तावेज का आश्रित विरोधी पक्षकार ने स्वीकार कर लिया है, तो फिर हम इसका द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। अब आ जाता है थर्ड सी बताता है मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा आगे का फैक्ट। फिर ये कह रहा है मूल को आसानी से न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम उसे हम द्वितीय साक्ष्य से साबित करेंगे। फिर आगे बताता है मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत कोई लोक दस्तावेज हो गई है, तो फिर हम उसे नहीं ला सकते, कोई लोक दस्तावेज है उसे नहीं लाया जा सकता, तो उसका क्या करेंगे, प्रमाणित प्रति मतलब द्वितीय साक्ष्य हम पेश कर सकते हैं। फिर आगे बताता है विधि द्वारा प्रमाणित प्रति देना आदेशित हो। अगर कोई विधि द्वारा विधि ने ही कह दिया है कि आप उसकी प्रमाणित प्रति दे सकते हो, तो फिर हम उसकी प्रमाणित प्रति ही देंगे। फिर आगे बताता है मूल की सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ भी हम द्वितीय साक्ष्य दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 65A में। 65A कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को धारा 65B के अनुसार साबित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये बताता है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध है वो कहाँ दे रखे हैं, 65 ये बताता है कि 65B में दे रखे हैं। अब आ जाते हैं हम 65B। 65B कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, तो ये कह रहा है कैसे ग्राह्य किए जाएंगे, तो उसके बारे में बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में। तो ये बता रहा है जिस तरीके से सूचनाएं कंप्यूटर में भरी जाती हैं या एकत्रित की जाती हैं, जैसे ऑडियो, CD, वीडियो कॉन्फ्रेंस, मोबाइल के माध्यम से साबित कर सकेंगे, तो हम ऐसे में साबित कर सकेंगे। तो ये बताता है हमारा 65B। अब आ जाते हैं हम 66 पर, और 66 हमारा बताता है इसमें हम रिवीजन बेस करेंगे क्योंकि हम पहले अभिनय कर चुके हैं एक बार। अब आ जाते हैं पेश करने की सूचना के बारे में। नहीं है, तो पेश करने की सूचना के बारे में बताता है 66 दस्तावेज पेश करने की सूचना। तो ये कह रहा है धारा 65A के अनुसार जिस पक्षकार के कब्जे में मूल दस्तावेज है उसे या उसके प्लीडर को दस्तावेज पेश करने की सूचना दी जाएगी, परंतु सूचना नहीं देनी पड़ेगी यदि पहले कह रहा है ये सूचना दी जाएगी, किसे दी जाएगी, मूल दस्तावेज उसे या उसके प्लीडर को दस्तावेज पेश करने की सूचना दी जाएगी। जिस पक्षकार के पास वो मूल दस्तावेज है तो उसे क्या कर दी जाएगी, सूचना दी जाएगी कि आप क्या करो, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे पेश करो। परंतु आगे इसमें परंतु को जोड़ दिया है। परंतु ये कह रहा है अगर कब सूचना नहीं दी जाएगी, तो ये कह रहा है दस्तावेज स्वयं एक सूचना हो, मूल न्यायालय में हो। अगर न्यायालय में कोई मूल है तो अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही न्यायालय में, तब नहीं दी जाएगी। वह खो गया है या नष्ट हो गया हो या विरोधी ने मूल पर कपट द्वारा कब्जा कर लिया हो, तो फिर क्या है, तो फिर हम इस कंडीशन में हम उसे पेश करने की सूचना नहीं देंगे, डायरेक्ट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे। ये बताता है हमारा 66। तो 66 क्या कहता है, जिस पत्रकार के कब्जे में मूल दस्तावेज है उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम नोटिस देंगे कि आप क्या करो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे कोर्ट में प्रस्तुत करो। अगर और ये कहते हैं अगर वो नहीं करता है तो फिर हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे। परंतु इसमें ये बताया गया सूचना कब नहीं दी जाएगी, जब दस्तावेज खुद एक सूचना हो तो नहीं दी जाएगी, मूल न्यायालय में हो तो नहीं दी जाएगी, मूल खो गई हो या नष्ट हो गई हो तो सूचना नहीं दी जाएगी, विरोधियों ने मूल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे कपट द्वारा कब्जा में कर लिया हो तो फिर उसे सूचना नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर हम फिर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब आ जाता है 67। 67 बताता है 67 नहीं, अब हम करेंगे हाँ, ये हस्ताक्षर के बारे में बताता है। तो ये कहता है जिस व्यक्ति के बारे में अवगत है कि उसने पेश किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या असली को साबित किया जाना। कोई व्यक्ति है उसने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है या हस्ताक्षरित किया है तो उसके द्वारा उसे हस्ताक्षर या साबित किया जाना बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि कोई
दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या पूर्णतः भागतः लिखी गई है, अविकृत है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या दस्तावेज उतने या हस्तलेख जितने के बारे में अवगत है कि उस व्यक्ति ने लिखा है, तो ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ उसी व्यक्ति ने लिखा है। तो ये बताता है 67। और 67 ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों के बारे में बता देता है। अब आ जाते हैं आगे 68 कहता है ऐसी दस्तावेजों के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना वेद द्वारा अपेक्षित है। तो ये कह रहा है अनुप्रमाणित दस्तावेज को साबित करने के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है यदि किसी दस्तावेज का अनुप्राणित होना वेद द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा जब तक उसे कम से कम तो ये कह रहा है जब तक उसे कम से कम एक अनुप्राणित साक्षी द्वारा जिसके सामने अटेस्टेड किया गया है उसे साबित न कर दे। तो ये क्या कह रहा है, कम से कम एक अनुप्राणित साक्षी, यदि कोई अनुप्राणित साक्षी जीवित और न्यायालय के आदेश का अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने योग्य प्रयोजन से बुलाया जाएगा। ये क्या कह रहा है, और कोई डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसका अटेस्टेड होना जरूरी है, तो जिसने अटेस्टेड किया था उसमें से या अटेस्टेड किया है या तो अटेस्ट किया है या जिसने अटेस्ट किया है या कोई विटनेस है, तो उसे क्या करो, उसे बुलाकर साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारे सामने अटेस्ट हुआ था, ये हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था। अब आ जाते हैं 69 बताता है जब किसी भी अनुप्राणित साक्ष्य का पता न चले तब सबूत। तो कह रहा है यदि विटनेस ना मिले तो विटनेस के हस्ताक्षर को साबित किया जाएगा। ठीक है, तो और डॉक्यूमेंट द्वारा जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे साइन होंगे, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनाया है तो वैसे ही और किसी का भी डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो उसके हस्ताक्षर द्वारा साबित कर दिया जाएगा। ये बताता है हमारा 69। अब आगे बताता है अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, तो ये बताता है यदि पक्षकार मान ले कि डॉक्यूमेंट पर उसी के साइन है तो साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। और किसी ने पहले से ही स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मेरे ही साइन है, तो फिर उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आते हैं हम 71 पर। 71 बताता है जबकि अनुप्रमाणित साक्षी निष्पादन का व्याख्यान करता है तब सबूत। तो ये कह रहा है 71 कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने क्या किया, ये मना कर दिया कि कोई अनुप्रमाण मेरे द्वारा नहीं हुआ या उसे याद नहीं है, तो फिर अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है यदि अनुप्रमाणित साक्ष्य दस्तावेज के निष्पादन का व्याख्यान करे, मतलब मना कर दे, उसे उसके निष्पादन का स्मरण ना हो, तो फिर क्या करेंगे हम, और कोई और डॉक्यूमेंट द्वारा उसे उसके निष्पादन को हम क्या करेंगे, साबित करेंगे। अब आ जाते हैं आगे, उस दस्तावेज को साबित किया जिसका अनुमान होना वेद द्वारा अपेक्षित नहीं है। 72 कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका अनुप्रमाणित होना साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित होना आवश्यक नहीं है। तो कह रहा है कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसके अनुप्रमाणित होना वेद द्वारा अपेक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे साबित किया जाएगा जैसे वो अनुप्रमाणित है ही नहीं। ठीक है, 73 बताता है हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से जो स्वीकृत हैं साबित है। और कोई डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कोई हस्ताक्षर है या कोई लिखा हुआ है या कोई मुद्रा है, उसे जैसे कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें किसने लिखा है तो उसकी हैंड राइटिंग से मैच करना, या साइन है उसका मैच करना, या उसे लिखवा कर मैच करना, ये 73 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसे मैच करेंगे तो ये पता करेंगे कि हाँ इसी के हैं या नहीं। और या फिर न्यायालय ये भी कर सकता है कि जिस व्यक्ति का लिखा हुआ या हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं उससे लिखवा कर उससे मैच कर सकता है जो डॉक्यूमेंट है उससे। तो ये बताता है 73 ये इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के सत्यापन के सबूत के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के सत्यापन के सबूत के बारे में बताता है। ये बताता है 73A। अब आ जाता है 74 बताता है लोक दस्तावेज। तो ये कह रहा है कौन कौन से हैं जो लोक दस्तावेज हैं। तो ये बताता है वे दस्तावेज जो संप्रभुत्व प्राधिकारी के, शासकीय निकाय और अधिकृत के तथा भारत के किसी भाग के, कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायक न्याय के कार्यपालिका के कार्यों में अभिलेख के रूप में है, किसी राज्य रखे गए प्राइवेट दस्तावेज लोक अभिलेख माने जाएंगे। अगर प्राइवेट दस्तावेज हैं तो वो भी क्या माने जाएंगे, लोक दस्तावेज माने जाएंगे। तो 74 में ये कह रहा है कि लोक दस्तावेज कौन कौन से होंगे, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी सरकारी अधिकारी के कार्यों के अभिलेख हैं तो वो क्या माने जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। शासकीय निकायों या अधिकारों के अभिलेख हैं, या फिर न्यायिक तथा कार्यपालिका लोक ऑफिसरों के अभिलेख हैं, विदेशी कॉमनवेल्थ के विधियों के अभिलेख हैं, प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख हैं। तो हम क्या मानेंगे ना, इन्हें हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट।
प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है, तो यहाँ सीधा सीधा कह दिया है जो इसमें से बचे जो 70 फॉर्म बताए गए हैं उसके सिवाय कोई डॉक्यूमेंट है तो वो हमें से हम प्राइवेट डॉक्यूमेंट मानेंगे। ये हमारा बता दिया 75 में। अब आ जाता है 76। 76 कहता है लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ। तो ये बताता है कोई डॉक्यूमेंट है उसकी प्रमाणित प्रति के बारे में बताता है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट सेक्शन है। तो ये बताता है हर लोक ऑफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को प्राधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र की सही देगा कि वह यथास्थिति ऐसा दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे ऑफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसका नाम पदाविधान से हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा जब कभी ऐसा ऑफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रा युक्त किया जाएगा तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतिलिपि कहलाएंगी। तो ये कह रहा है 76 लोक दस्तावेज की प्रमाण प्रतियों के बारे में बताता है। तो ये कहता है जिस ऑफिसर की अभिरक्षा में है उसे फीस देकर ले सकें। कोई उसकी प्रमाणित प्रति है तो जिस व्यक्ति के कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है जिसकी मूल प्रति है कोई ऑफिसर है उसके कब्जे में तो उसे फीस देकर क्या कर सकेंगे उसकी हम नकल ले सकेंगे। वह उन्हें हस्ताक्षर करेगा और तारीख भी डालेगा और ये प्रमाणित करेगा हाँ ये ओरिजिनल की एक शुद्ध प्रति है। अब आ जाते हैं हम 77 में। 77 बताता है प्रमाणित प्रतियों की पेश करने द्वारा दस्तावेज का सबूत। तो ये दे रहा है धारा ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों के भागों की अंतर्गत के सबूत में पेश की जा सकें जिनकी प्रतियां होना तात्पर्य है। तो ये कह रहा है धारा 76 में मिली प्रमाणित प्रतियों को लोक दस्तावेज के सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। तो ये बताता है हमारा 77। अब 78 ये बताता है अन्य साक्षी दस्तावेजों का सबूत। तो ये सिंपल में ये कह रहा है अन्य साक्षी दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार साबित किए जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो ये कह रहा है कि जो बचे हुए शासकीय दस्तावेज हैं उनको सबूत कैसे दिया जाएगा। तो ये कह रहा है जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार साबित किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम उपधारणाओं के बारे में। तो ये बताता प्रेजेंशन के बारे में। ठीक है। तो हम ये देखते हैं पहले ये हमारा 79। तो ये बताता है हमारा 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में बताना। तो ये कह रहा है अगर कोई है प्रमाणित प्रति है तो उसे हम न्यायालय क्या करेगा उस प्रमाण प्रति को असली होना मानेगा। प्रमाण प्रतियों के असली होने के बारे में बताना दे रखी है 79 में। ठीक है। तो ये कह रहा है न्यायालय इसे सेल्फ प्रिजम्पशन मानेगा। ठीक है 79 में। तो ये कह रहा है न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज उदाहरित करेगा जो ऐसे प्रमाण प्रतियों के अन्य दस्तावेज होने तात्पर्य है। तो ये कह रहा है कोई डॉक्यूमेंट है जो किसी की प्रमाण प्रति है तो फिर न्यायालय क्या उसेगा उसे असली मानेगा। अब आ जाते हैं हम आगे। 80 बताता है साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज की अवधारणा। और कोई साक्ष्य के तौर पर कोई चीज़ अभिलेख तैयार किया गया है तो न्यायालय उसे क्या करेगा उसे भी वो असली मानेगा। तो ये कह रहा है साक्ष्य अभिलेख के तौर पर पेश किए गए डॉक्यूमेंट को न्यायालय क्या मानेगा असली होना प्रमाणित करेगा। अब आ जाते हैं हम 81। तो 81 कह रहा है राजपत्र समाचार पत्र पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट और अन्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो उसके बारे में बता रहा है कि न्यायालय कैसे उपधारणा करेगा। तो कह रहा है राजपत्र समाचार पत्र प्राइवेट एक्ट जो सरकार के आदेश से बनाए गए हैं तो न्यायालय उन्हें क्या मानेगा उन्हें न्यायालय असली होना मानेगा सेल्फ प्रिजम्पशन करेगा इनकी। अब आ जाते हैं 81। 81 कहता है इलेक्ट्रॉनिक रूप वाले राजपत्र तो उन्हें भी क्या करेगा न्यायालय की अगर अगर कोई वो है न्यायालय के ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना उदाहरित करेगा जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में भी है तो न्यायालय क्या करेगा उन्हें असली मानेगा। फिर अब आ जाते हैं हम 82 पर। तो 82 में बता रहा है इंग्लैंड में गृह दस्तावेज के बारे में बता रहा है। तो मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में गृह दस्तावेज के बारे में उपधारणा तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि ये डॉक्यूमेंट भी असली है तो असली होना मानेगा। अब आ जाते हैं हम आगे।
अब 83 में आ जाते हैं। 83 कहता है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र या रेखाओं के बारे में उपदाना। तो अगर सरकार के आदेश के अनुसार कोई मानचित्र या रेखाएं बनाई गई हैं तो न्यायालय ये उपदाना करेगा कि वह असली है। अब आ जाते हैं हम 84 कान। अब ये बता रहा विधियों के संग्रह और विनिश्चय की रिपोर्टों के बारे में उपदान है। तो विधियों के संग्रह और विनिश्चय की रिपोर्ट के बारे में उपदान के बारे में बताता है 84 कहता है कानूनों का संग्रह और विनिश्चय निर्णयों की रिपोर्ट है न्यायालय क्या मानेगा, असली होना मानेगा, सेल्फ एजेंशन मानेगा। अब आ जाते हम आगे 85 कह रहा है मुख्तारनामों के बारे में उपदान। तो ये कह रहा है मुख्तारनामे के बारे में जो नोटिस या न्यायालय द्वारा प्रमाणित हैं तो उन्हें क्या मानेगा, असली होना मानेगा न्यायालय। ऐसे ही 85 वाले हैं उनको भी क्या करेगा, असली होना मानेगा न्यायालय। ठीक है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और हस्ताक्षर धारा 47A 67A में जो दे रखे हैं उन्हें न्यायालय क्या करेगा, तो वो उपदाना करेगा कि वो असली है। हाँ, और 85A बता रहा था इलेक्ट्रॉन करार के बारे में उपदाना। तो इसे भी न्यायालय क्या मानेगा, असली होना मानेगा। और 85B में बता रहा है इलेक्ट्रॉन हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपदाना। तो ये भी क्या कह रहा है, बी में बता रहा है इलेक्ट्रॉन अभिलेख और हस्ताक्षर के बारे में। न्यायालय क्या करेगा, इन्हें भी उपदाना करेगा कि हाँ ये असली है। और 85B बता रहा है 85C बता रहा है इलेक्ट्रॉन चिन्ह प्रमाण पत्र के बारे में उपदाना। तो इन्हें भी क्या करेगा, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में न्यायालय ये उपदाना करेगा कि हाँ वो असली है। अब आ जाते हैं हम 85C हो गया। अब आ जाते 86 में थोड़ा कुछ अलग है। 86 कहता है 86 कहता है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाण प्रतियों के बारे में बताना। तो ये कह रहा है उपदाना कर सकेगा, न्यायालय की इच्छा पर डिपेंड है ये 86 वाला। तो ये कह रहा है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाण प्रतियों के बारे में उपदाना। तो न्यायालय क्या करेगा, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाण प्रति अगर कोई आई है तो न्यायालय उसे क्या करेगा, उसकी इच्छा है कि वो उपदाना करे, मैं प्रिज्यूम्पशन मानेगा। ठीक है, उस पर कोई और भी साक्ष्य मांग सकता है न्यायालय। तो ये कह रहा है न्यायालय यह उपदान कर सकेगा ऐसे किसी देश के जो भारत या हर मजिस्ट्री के आदि क्षेत्रों के भाग नहीं है न्यायिक अभिलेखों की प्रमाण प्रति तार्किक होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीत से प्रमाणित हुई है तात्पर्य जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों का प्रमाणन के लिए उस देश के साधारण काम में लाई जाने वाली रीत होना ऐसे देश में या के लिए केंद्र के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित है। तो न्यायालय क्या करेगा, इसे मेरी प्रिजम्पशन मानेगा, उपदाना कर सकेगा कि हाँ ये मतलब सही होंगे। तो ये आ जाते हैं। अब हम आगे 86 क्या है, मे प्रिजम्पशन है। अब आ जाता है 87 कह रहा है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपदाना है। तो न्यायालय क्या कह रहा है, कोई पुस्तक है, मानचित्र है, चार्टों के बारे में न्यायालय ये उपदाना कर सकेगा कि ये उपदाना करेगा कि हाँ ये सही होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, मे प्रिजम्पशन है। तो ये कह रहा है न्यायालय यह उपदान कर सकेगा कि कोई पुस्तक जिसे वह लोक या साधारण हित संबंधित शर्तों की जानकारी के लिए देखे और कोई प्रकाशित मानचित्र या चार्ट जिसके कथन सुसंगत हैं और जो उसके निरीक्षण पेश किया गया है उस व्यक्ति द्वारा उस समय उस स्थान पर लिखा गया प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा या जिस समय या स्थान पर लिखना जाना या प्रकाशित होना तात्पर्य है। तो न्यायालय क्या करेगा, इसका मे प्रिजम्पशन मानेगा, उपदाना कर सकेगा सही होने की। अब आ जाता है 88 कह रहा है तार संदेशों के बारे में उपदाना, तार संदेशों के बारे में उपदाना। तो यह न्यायालय यह उपदान कर सकेगा कि कोई संदेश जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया है जिसे ऐसे संदेशों को संबोधित होना तात्पर्य है उस संदेश के समरूप जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को जहाँ से वह संदेश पारित किया तात्पर्य परिदत्त किया गया था किंतु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में जिसने संदेश पारित किया जाने के लिए परिदत्त किया गया था कोई उपदाना नहीं करेगा। तो ये क्या कह रहा है
88 बता रहा तार संदेशों के बारे में, तो ये भी क्या है, मे प्रिजम्पशन है, उपधारणा कर सकता है। ठीक है, पर ये 100% नहीं करेगा, तो इसके ये साक्ष्य भी मांग सकता है न्यायालय। तो क्या कह रहा है, उपधारणा कर सकेगा, ये न्यायालय की इच्छा पर है। अब 88 भी क्या है, 88A में क्या है, 88A में भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन संदेशों के बारे में उपधारणा है, तो ये भी क्या है, मे प्रिजम्पशन है। अब 89 पे हम आ जाते हैं। तो 89 है, ये सेल्फ प्रिजम्पशन है। तो 89 कह रहा है पेश न की गई दस्तावेज के समय निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। तो न्यायालय ये मानेगा जो पेश न किए गए दस्तावेज के बारे में उपधारणा बता रहा है ये सेल्फ प्रिजम्पशन है। तो ये कह रहा है न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं की गई है वेद द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई होगी। तो ये न्यायालय क्या मानेगा, इसे सेल्फ प्रिजम्पशन मानेगा। अब आ जाते हैं हम आगे। तो ये कह रहा है 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज के बारे में उपधारणा है। तो न्यायालय ये कह रहा है 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो 30 वर्ष पुरानी है, तो वर्ष पुरानी है, तो न्यायालय क्या मानेगा, इसे मे प्रिजम्पशन मानेगा। ये बता रहा है, तो न्यायालय क्या मानेगा, उसे असली होने की उपधारणा करेगा कि हाँ ये असली हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 90। तो 90A कह रहा 90A कह रहा 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा। 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉन अभिलेख के बारे में उपधारणा है। तो ये कह रहा है 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉन अभिलेख के बारे में, तो न्यायालय ये मानेगा कि हाँ ये मे प्रिजम्पशन है। तो 5 वर्ष जो इलेक्ट्रॉन अभिलेख हैं अगर 5 वर्ष पुराने हैं तो न्यायालय उन्हें ये मानेगा कि हाँ ये सही होंगे। तो कह रहा है अध्याय 5, तो 91 से 100 तक बताया गया है। चैप्टर 6 तो कह रहा है दस्तावेज साक्ष्यों द्वारा मौखिक साक्ष्य के उपवर्जन के विषय में। तो ये बताता है सेक्शन 91 से 100। तो बता रहा है 91। तो 91 कहता है दस्तावेजों के रूप में लिखित संविदा, अनुदान तथा संपत्तियों के अन्य व्ययों के निर्बंधों का साक्ष्य। तो ये कह रहा है जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्यय के निर्बंधन दस्तावेज के रूप में लिपिबद्ध कर लिए गए हों तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लिपिबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय के निर्बंधों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दस्तावेजों में जिनमें अंतर्विश्व उपबंधों के अधीन द्वितीय साक्ष्य गिराएं उसके अंतर्विश्व के द्वितीय साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये बता रहा है 91 कहता है लिखित संविदा, अनुदान, संपत्ति विलेख के केवल दस्तावेज साक्ष्य द्वारा ही साबित किए जाएंगे, अर्थात जो लेखबद्ध है उसे केवल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जाएगा। तो हम देखते हैं 91। तो 91 ये कह रहा है जो अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ है जैसे लेखबद्ध संविदा, अनुदान, संपत्ति के विलेख अगर लिखित में है तो उसे केवल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जाएगा। ये कह रहा है हमारा सेक्शन 91। अब आ जाते हम 92 पर। 92 कह रहा है मौखिक करार के साक्ष्य का उपवर्जन। तो ये बताता है कि जो दस्तावेज धारा 91 में साबित किया जा चुका है उनका खंडन के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये बताता है हमारा 92। तो 92 क्या बताता है, 92 जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अनन्य व्ययन के निर्बंधों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए अंतरिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका है, तब किसी ऐसे लिखित पक्षकार के उनके हित प्रतियों के बीच कोई किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निर्बंधों के खंडन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनसे घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये बताता है 92। तो सीधा 92 ये कहता है जो दस्तावेज धारा 91 में साबित किया जा चुके हैं उसके खंडन के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अब इसमें परंतुक जोड़ रखा है। तो ये पहला परंतुक कहता है किसी दस्तावेज की वैधता के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है।
ठीक है। जब ये इसमें अपवाद बताएं तो ये बता रखा है, पहला बताता है कि ये सीधा सीधा पहला ये बताता है कि किसी दस्तावेज की वैधता के लिए कोई मौखिक साक्ष्य देना है तो उसे दिया जा सकता है। सेकंड बताता है जहाँ दस्तावेज मौन है वहाँ क्या, वहाँ ओरली साक्ष्य दिया जा सकता है। तब कह रहा है कोई पहली शर्त है तो उस पर क्या है, कोई शर्त वगैरह लगा रखी है, जो कोई पहली शर्त है तो उसके लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। फिर आगे कह रहा है 4 विखंडन या नवीनीकरण के लिए कोई साक्ष्य है तो वो भी दिया जा सकता है ओरली। और 5 में कहता है कोई रूढ़ प्रथा वगैरह है, कोई संविदा वगैरह हुई है तो उसमें तो लिखी नहीं है, पर कोई रूढ़ या प्रथा है तो उसका भी क्या दिया जा सकता है, मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। अब आता है 6 कह रहा है कि भाषा संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी क्या है, ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। अब आ जाते हैं 93 कहता है संदेहार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने का साक्ष्य का उपवर्जन। तो ये कह रहा है जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है, मतलब कोई भाषा लिखी हुई है और देखते ही डॉक्यूमेंट पे ये लग रही है कि ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे। तो ये कह रहा है 93 कहता है यह दस्तावेज की भाषा संदिग्ध या गलत हो तो साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये देखने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है जब हमें देखने से ही गलत लग रही है तो फिर ठीक है, तो इसके लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब कोई डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरिटी ही नहीं है तो फिर उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा उसे क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये बताता है हमारे 93। तो 93 का हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे ये कह रहा है बी को 1000 रुपये या 1500 रुपये में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कौन सा मूल्य दिया जाना, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें संदिग्धार्थ है और ये जिसमें यही समझ नहीं आ रहा कि 1500 का घोड़ा बेचना है कि 1000 रुपये का बेचना है, तो इसके लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। बताता है 93। अब आ जाते हैं हम 94 कहता है विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का उपवर्जन। कोई विद्यमान तथ्य है, विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का उपवर्जन। तो ये कहता है 94 जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जबकि वह विद्यमान तथ्यों से ठीक लागू होते तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं है। तो ये कह रहा है अगर कोई डॉक्यूमेंट है यदि भाषा स्पष्ट हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है, कोई भाषा है वो स्पष्ट हो तो यह दिखाने के लिए कि यह इस तथ्य को लागू नहीं होती है, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये बता रहा है 94। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें सीधा सीधा लग रहा है कि ये इस फैक्ट पर ये लिखा गया है इसलिए ये लिखा गया है, अब इसके लिए साक्ष्य नहीं दिया जाए कि नहीं इसके लिए नहीं लिखा गया। तो ये बताता है 94। और 94 में जैसे हम आगे एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ये कह रहा है बी को ए रामपुर में 100 बीघे वाली संपदा ब्लेक द्वारा बेचता है। ए के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सके कि विक्रयात अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान की पर स्थित भिन्न माप की है। ठीक है, जो उसमें सीधा सीधा लिखा है रामपुर वाली प्रॉपर्टी के लिए तो फिर हम उसके लिए कोई साक्ष्य नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं हम 95 कह रहा है विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। कोई अर्थहीन है उन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य। तो ये कह रहा है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सके कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई है। तो ये 95 ये कहता है यदि कोई भाषा स्पष्ट हो किंतु अर्थहीन हो तो साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, और कोई लैंग्वेज ऐसी है जो स्पष्ट तो है किंतु अर्थहीन है, उसका समझ नहीं आ रहा अर्थ। ठीक है, जैसे कोई लोकल लैंग्वेज है या कोई ऐसा है तो फिर उसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये कह रहा है विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। तो कह रहा है जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तत्वों के संदर्भ में अर्थहीन हो तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि वह इस विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई है। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि भाषा स्पष्ट हो किंतु अर्थहीन हो, मतलब कोई वर्ड है जिनका अर्थ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो तो उसके लिए साक्ष्य मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो अब हम इसमें एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे बी को ए मेरा कलकत्ते का ग्रह ब्लेक द्वारा बेचता है।
ए का कलकत्ते में कोई ग्रह नहीं, किंतु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक घर है जो ब्लेक के निष्पादन के समय बी के कब्जे में था। तो इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सके कि ब्लेक का संबंध हावड़ा वाले घर से है। ठीक है, तो ये इसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। अब आ जाते हैं 96। तो 96 बताता है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू होती है। ये कह रहा है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। तो ये कह रहा है जबकि तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीज़ों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साथ दिया जा सकता है जो यह दर्शित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीज़ों में से किसको लागू होने के लिए वह आशय थी। तो ये कह रहा है 96 यदि भाषा कई व्यक्तियों या चीज़ों में से किसी एक को लागू होती है तो उस व्यक्ति या चीज़ के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये वाली बात इस पर्सन के लिए या इस चीज़ के लिए कही गई थी, तो इसका साक्ष्य हम दे सकते हैं। ये बताता हमारा 96। और 96 का हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये कहता है ए 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। उन तथ्यों को साथ दिया जा सकता है कि वो कौन सा वाला घोड़ा 1000 रुपये में बेचने का करार करता है। तो ये बताया गया हमारा 96 का। अब आ जाते हैं 97। 97 बताता है तथ्यों के 2 संवर्गों में से कोई तथ्य हैं जिनके 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। तो ये बता रहा है कि कोई 2 संवर्ग हैं उनमें कोई भाषा लिखी हुई है, फैक्ट लिखा है वो दोनों। तो ये कह रहा है जिनमें एक को भी वह भाषा ठीक ठीक लागू नहीं हो रही है, तो फिर ये किस वाले के लिए लिखी गई है, तो इसके लिए क्या दिया जा सकता है, इसके लिए एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये बताता हमारा 97। और 97 कह रहा है जबकि प्रयुक्त भाषा भागतः विद्यमान है तथ्यों के एक संवर्ग को भागतः विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किंतु वह पूरी की पूरी दोनों में से किसी एक को वह ठीक ठीक लागू नहीं होती है, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि वह दोनों में से किसको लागू होने के लिए अभिप्रेत थी। तो ये बता रहा है 97। और 97 कहता है यदि 2 तथ्य में से भाषा ठीक ठीक किसी एक को लागू नहीं होती है तो साक्ष्य दिया जा सकता है कि वह किसके लिए लिखी गई थी। तो ये साक्ष्य के लिए हम साक्ष्य दे सकते हैं। ये हमारा बताता है हमारा 97। अब 97 का एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन में कह रहा है ए को मेरी भा में बी को मेरी भा में स्थित माँ के अधिभोग में भूमि बेचने का एक करार करता है। ए के पास भा में स्थित भूमि है किंतु वह माँ के कब्जे में नहीं है। भूमि तो है पर वो माँ के कब्जे में नहीं है, तथा उसके पास माँ के कब्जे वाली भूमि है किंतु वह भा में स्थित नहीं है। यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साथ दिया जा सके कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का है। तो इसके लिए क्या दे सकता है, इसके लिए वो ऑरल एविडेंस दे सकता है। ये बताता हमारा 97। आ जाते हम 98 पे। 98 कह रहा है न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। कोई ऐसी लिपि है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना है उस पर ऐसी लिपि लिखी हुई है जिसे समझा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, तब उसके लिए कोई साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, अगर उसका अर्थ लगाने के लिए उस जैसी भाषा कहीं और लिखी है तो उससे उसे लिंक करके उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये कह रहा है ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। तो कह रहा है ऐसी लिपि का जो पढ़ी ना जा सके या सामान्यतः समझी ना जाती हो, विदेशी प्रचलन, प्रवासिक, स्थानीय, प्रांतीय शब्द प्रयोगों का संक्षेपाक्षरों का विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये कह रहा है हमारा 98। और 98 कह रहा है पढ़ी न जाने वाली लिपि के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं इलस्ट्रेशन। ए एक मूर्तिकार ए मेरी सभी प्रतिमाएं बी को बेचने का करार करता है। ए के पास प्रतिमान के और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं, प्रतिमाएं भी हैं और उसके औजार भी हैं। यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता है साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, ये बता रहा है हमारा 98। अब आ जाते हैं हम 99। 99 बताता है
दस्तावेजों के निर्बंधों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। तो कोई डॉक्यूमेंट है जिनमें कोई फेरफार किया गया, उसके लिए एविडेंस कौन देगा। तो कह रहा है वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं है, ना तो उसके पक्षकार हैं उन पार्टियों के, ना कोई हित प्रतिनिधि हैं। ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साथ दे सकेंगे जो दस्तावेज के निर्बंधों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों। ये बताता है 99। और 99 कह रहा है वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार नहीं है, दस्तावेज के प्रबंधों में बदलाव करने वाले करार का साक्ष्य दे सकते हैं। ये बता रहा है हमारा 99। और 99 का इलस्ट्रेशन बताता है ए और बी लिखित संविदा करते हैं। ए और बी लिखित संविदा करते हैं कि ए को कुछ कपास बी बेचेगा, जिसके लिए संदा कपास के परिधान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि ए को 3 मास के प्रत्येक दिया जाएगा। ए और बी के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था, किंतु यदि यह सी के हित का प्रभाव डालता है तो यह सी द्वारा दर्शित किया जा सकेगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 99 कह रहा है वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज को पक्षकार नहीं है, दस्तावेज के प्रबंधों में बदलाव करने वाले करार का साक्ष्य दे सकते हैं। जैसे कोई पहले कोई एग्रीमेंट हो गया है, पहले हो गया, फिर उसमें कोई बदलाव किया गया है बीच में, तो उसके लिए साक्ष्य कौन देगा। तो उसके लिए साक्ष्य देंगे जो पार्टी नहीं है, जो उस दस्तावेज वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार नहीं है, दस्तावेज के प्रबंधों में बदलाव करने वाले करारों के बारे में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ये हमारा बताता है 99। अब आ जाता है 100। अब ये लास्ट सेक्शन है पार्ट सेकंड का, एविडेंस के पार्ट सेकंड का लास्ट सेक्शन है। तो ये कहता है भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की बिल संबंधी प्रबंधों की व्यावर्तियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो ये बताता है भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम पर यह अध्याय प्रभाव नहीं डालेगा। तो सीधा सीधा ये कहता है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, तो ये कह रहा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर यह अध्याय प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब जो एविडेंस एक्ट का लास्ट जो अध्याय 6 है ये प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, तो किस पर नहीं डालेगा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 100। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड करेंगे हम आगे की वीडियो में। थैंक यू।